गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड पेपर, सेकंड एग्ज़ाम जो 28 अप्रैल 2016 को हुआ था शिफ्ट 2 में। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है पीडीएफ का, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके और इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं 42, 65, 18, 69, 29, 42, 48, 79, 25, 24, 98, 87, 63, 27 और 17। ये नंबर आपके सामने दे रखे हैं भाई। इसका मीडियन निकालना है, यानी कि बीच का नंबर निकालना है। अब बीच का नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप सभी को ये जो नंबर दे रखे हैं इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमारे सामने आएगा 17, 18, 24, 25, 27, 29, 42, 42, 48, 63, 65, 69, 79, 87 और 98। ये हमको जो ऊपर नंबर दे रखे थे हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर यानी कि 17, तो 17 आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो जो ये नंबर आपको ऊपर दे रखे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम चलेंगे। अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले तो देखो कितने नंबर आपके सामने हैं। ये तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 नंबर आपको दे रखे हैं। तो 15 नंबर के अंदर जब आप मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n+1/2। यहां पर n आपको दे रखा है 15 + 1/2, यानी कि 16/2 आपके सामने आ गया 8th टर्म। यानी कि जो आपको इस सीरीज दे रखी है इसके अंदर जो मीडियन जो होगा वो 8th टर्म आएगी। तो 8th टर्म आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8th टर्म आपके सामने आ गई 42। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 42 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 42। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। आप लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस of 12 books, let the cost price of 12 books equal to x। यानी कि आपने 12 बुक खरीदी, जो सा कॉस्ट प्राइस है क्या है, x रुपीज है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स क्या होगा, x होगा।
यानी कि उसने 8 बुक x रुपए में बेच दी और x रुपए में कितनी खरीदी थी? 12। तो बताना क्या है, व्हाट इज द गेन परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमको बताना है। जब उसने 8 बुक जो है x रुपए की बेची हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? x अपॉन 8। निकालना कितने का है? 12 का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इक्वल टू x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 12। 4 2 जा 4 3 जा, यानी कि आ गया 3/2 x। आप सोल्व करेंगे 1.5 x, तो 1.5 इंटू एक्स आपके सामने आ गया, यानी क्या आ गया? ये सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स। अब उसने 12 बुक कितने खरीदी थी? x की। बेची कितने की? 1.5 x की। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, यानी गेन परसेंट। गेन परसेंट आ जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP कितना है? 1.5x। CP कितना है? x अपॉन CPX इंटू 100। तो ये बच गया 0.5x अपॉन x इंटू 100। x से x कैंसिल हो गया, आपके सामने आ गया 50%। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट जो आपके सामने आ गया वो 50% आ गया। इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये तो हमने लेट करके किया। इसने बोला था कि 12 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 12 CP इक्वल टू 8 SP, यानी 12 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 8 बुक्स के सेलिंग प्राइस के। तो यहां से आप निकालोगे CP, आप SP यहां से निकाल लो, तो SP आपके सामने आ गया 12 अपॉन 8 CP, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपके सामने? 4 2 जा 4 3 जा 3/2 CP। तो सेम आपका वही आ जाएगा जैसे 3/2 CP आया, इसमें भी हमारा 3/2 आएगा, लेकिन इसके अंदर हमने x मान लिया, इसके अंदर हमने डायरेक्ट ये किया था। तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा कि आपका जो सेलिंग प्राइस आ गया, यानी 12 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस आ गया 1.5x और कॉस्ट प्राइस हमारा x था, तो लेस करेंगे तो 0.5x बच गया, इंटू 100 करेंगे तो 50%, यानी कि जो प्रॉफिट जो उसको हुआ वो 50% का हुआ। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज एन इंडक्शन कुकर फॉर ₹2750। यानी कि एक शॉपकीपर ने एक इंडक्शन कुकर खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹2750 एंड सेल्स इट ₹2860, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? ₹2860। फाइंड इज गेन परसेंटेज। यानी कि एक शॉपकीपर ने इंडक्शन कुकर खरीदा, 2750 रुपये का खरीदा और बेचा कितने का? 2860 का, यानी कि प्रॉफिट उसको हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमको निकालना है, यानी कि गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज हम निकालेंगे SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP हमारा सेलिंग प्राइस, CP हमारा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2860 माइनस 2750 अपॉन 2750 इंटू 100। इसमें से लेस करेंगे तो आएगा 110 अपॉन 2750 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गई, 11 1 जा 11 2 जा 5, 11 5 जा 55, 25 1 जा 25 4 जा, यानी कि जो गेन परसेंटेज जो इसके आ गई 4%। यानी कि उस शॉपकीपर को जो उसने इंडक्शन को 2750 रुपये का खरीदा था, 2860 रुपये का बेचा, उसने जो प्रॉफिट उस पर कमाया, यानी गेन परसेंटेज जो उसका आया वो 4% आ गया। इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो है 4% आपको दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं 54, 23, 66, 44, 79, 21, 54, 67, 29, 59। ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको और आपको बोला है कि भाई मीन निकालो, इसका मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे मीडियन निकालने के लिए हमने सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में किया था, लेकिन मीन निकालने के लिए ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। जैसे आपको दे रखा है आप वैसे ही उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि 10 नंबर आपके सामने है ही है, तो इन 10 के 10 नंबर को आप क्या करोगे, एडिशन, यानी कि मीन निकालेंगे इसका। 24 प्लस 23 प्लस 66 प्लस 44 प्लस 79 प्लस 21 प्लस 54 प्लस 67 प्लस 29 प्लस 59। टोटल नंबर कितने थे ये 10। क्या निकाल रहे हैं हम, मीन। तो मीन जब हम निकाल रहे हैं तो सभी नंबर्स का एडिशन अपॉन जितने नंबर है यानी कि क्वांटिटी, तो इनका जब एडिशन हमने किया तो हमारे सामने आ गया 496 अपॉन 10 यानी कि 49.6। यानी कि जो आपको नंबर दे रखे थे इसमें जो आपका जो मीन जो आ गया वो 49.6 आ गया। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान देने की ये थी, क्योंकि जब हम मीडियन निकालते हैं तो हम नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन मीन निकालने के लिए ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, हम डायरेक्ट उसका एडिशन करेंगे और जो नंबर्स की क्वांटिटी है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रखा है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। एक इक्वेशन आपको दे रखी है 72 डिवाइड 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 41। तो इसमें बोला भी कौन से साइन हम जो चेंज करें जिससे हमारी इक्वेशन जो है करेक्ट हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें हम एक एक करके सभी को यूज करके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन यानी कि डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस चीज का हम यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो दे रखा है डिवाइड और सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिवाइड और सब्ट्रैक्शन को जो डिवाइड वाला जो दे रखा है और सब्ट्रैक्शन वाला जो दे रखा है, अगर हम इनको इंटरचेंज करें 72 डिवाइड की जगह सब्ट्रैक्शन प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 सब्ट्रैक्शन की जगह डिवीजन। अब हम बोर्ड मास लगाते हैं तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ भी हमको नहीं दे रखा, डिवाइड 3/2 करेंगे भाई 1.5 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन यह आपके सामने आ गया। इसके बाद आप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी कि 5 की 1.5 से 7.5 प्लस 9 यह आपके सामने आ गया। इसके बाद एडिशन आप करेंगे 72 प्लस 7.5 यानी कि 79.5 माइनस 9 आ गया आपके सामने 70.5 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है 41, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है 70.5, जो कि
गलत आया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन सेकंड को। जो सेकंड ऑप्शन हमको दे रखा है यानी कि ऑप्शन बी, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करें, यानी कि 72 डिवाइड 9, एडिशन की जगह क्या करना है मल्टीप्लिकेशन 5, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन यानी 3 - 2। इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड 8 आ गया, यानी कि 9 8 जा 72। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन 8 × 5 + 3 - 2, 8 5 जा 40 + 3 - 2 = 41। अब देखो इसके बाद एडिशन 40 + 3 43 - 2, तो 41 = 41, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। जो बोर्ड मास जो हमारा रूल है वो जो कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हुए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 50 डेज। सेम टास्क करते हुए बी + सी करते हुए 50 डेज में ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 40 डेज। ए और सी जो करते हुए वो करते हैं 40 डेज में, 40 डेज। If the same task was to be done by them alone, what would be the ratio of time taken by A alone to taken by B alone? देखिएगा A + B मिलकर किस एक काम को 20 दिन में करते हैं, B + C मिलकर एक काम को 50 दिन में करते हैं, A + C उसी काम को कितने दिन में 40 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको निकालने का मेथड बताया था मैंने। इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम कितना आ गया आपके सामने 200। 200 कहां से आया 20 50 और 40 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा 200। अब 200 को 20 से डिवाइड करो, क्या आ गया 10। 50 को डिवाइड करो 200 से, 200 को डिवाइड करो 50 से 4, 200 को डिवाइड करो 40 से 5। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में जो काम पूरा करते हैं, यानी कि ए और बी 10 काम करेंगे तभी वो 20 दिन में 200 काम पूरे कर पाएंगे। यानी कि हमारा क्या आ गया टोटल वर्क 200 हमारा क्या आ गया टोटल वर्क। तो यहां से हम देखेंगे ए + बी हमारे सामने आ गया 10, बी + सी हमारे सामने आ गया 4, सी + ए हमारे सामने आ गया 5, 1 2 3। ये तीन इक्वेशन आपके सामने आ गई। आप ऐड करो इनको, एडिंग 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने आएगा 2 टाइम्स ऑफ a + b + c = 10 + 4 14 और 5 19। तो a + b + c आपके सामने आ गया 19/2। लेकिन आपको निकालना है a और b का अलग अलग। तो a का आप निकालेंगे यहां से, तो b + c की वैल्यू पुट करें। b + c की कितनी है 4, तो 4 आप पुट करेंगे। a + 4 = 19/2। तो a आपके सामने आ गया 19/2 - 4, यानी कि 19 - 8/2 11/2।
और बी का आपको निकालना है। बी आपके सामने आ जाएगा। कैसे निकालोगे बी? ए और सी की पुट करके। ए और सी कितना है? 5। तो b प्लस 5 इक्वल टू 19/2। b इक्वल टू 19/2 माइनस 5, यानी कि 19 माइनस 10 अपॉन 2, 9/2। यानी कि a जो है अकेला 11/2 टाइम में करेगा और b जो है वो कितने में करेगा? 9/2 में। ये इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि इतना काम ये करेंगे। लेकिन हमको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो क्या आएगा? टाइम। यानी कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा भैया लोन? टोटल काम 200। एफिशिएंसी कितनी, यानी करने की कैपेसिटी 11/2। और बी की काम तो सेम है, कैपेसिटी कितनी है? 9/2। तो कितना? अब रेशो किसकी बतानी थी? ए बाय बी की। तो ए बाय बी को ऐसे डिवाइड करेंगे तो 200 से 200, 2 से 2, ये 9 पलट जाएगा। तो आपके सामने आ गया ए रेशो बी इक्वल टू 9:11। तो 9:11 आपके सामने आ गया। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को बी और सी 50 दिन में और उसी काम को ए और सी 40 दिन में। तो टोटल काम हमारे सामने आ गए 200। तो जो ए और बी है वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 10। बी और सी कितना करेंगे? 4। सी और ए कितना करेंगे? 5। तो सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया? ए प्लस बी सी, जो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 19/2। तो यहां से हमने पहले ए का निकाला, जो ए और बी का जो आए हैं, यानी कि ए का जो 11/2 आया है और बी का जो 9/2 आया है, ये आया है इनकी एफिशिएंसी, यानी कि इनकी कैपेसिटी की एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमको बताना कि एक कितना टाइम लेगा और बी कितना टाइम लेगा। ये तो एक दिन की कैपेसिटी आ गई, लेकिन हमको बताना है कि जो 200 टोटल काम जो है वो कितने टाइम में करेंगे। तो ए की जब हमने निकाली तो टोटल काम 200 अपॉन कैपेसिटी, यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी है 11/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला गया। तो 200 से 200 ऐसे ही बी में, तो जब इसको काटो पीटोगे तो क्या आ गया? 9:11। तो ऑप्शन डी आपको दे रखा है 9:11। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ मैंने दे रखी है उसमें लास्ट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसपे आप अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rohilaconcept@gmail.com। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट 87654 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स आपको क्या दे रखा है? 9। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 87654 से। तो इसकी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा। इसको हम इस मेथड से करेंगे, यानी कि 87654 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 माइनस 1। जो है 5 टाइम्स 9 था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यानी कि 1 लाख माइनस 1, यानी कि 1 फिर 50 माइनस 1। इस सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 87654 1 2 3 4 5 50 माइनस 87654। जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा 8765 3123 4 6, यानी कि ऑप्शन बी आपका आ गया 8765 3123 4 6। आप इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके सामने
tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो tan 89 डिग्री। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। ये सारे के सारे क्या है आपस में? मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में सारे के सारे हैं। हमको पता है tan 0 कितना होता है भाई? tan 0 हमको पता है 0 होता है भाई। और आप 0 की जब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, तो 0 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 मल्टीप्लाई tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 0। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ा चेंज आ जाए, चेंज क्या? अगर मान लो tan 0 डिग्री ना दिया हो, tan 0 डिग्री ना दिया हो, यानी कि हमको दे रखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। तो इसके अंदर क्या होगा कि tan 1 और tan 89 जब इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी कि tan 1 डिग्री और tan 89 को जब चेंज करेंगे तो क्या हो गया? cot 1 डिग्री। tan हमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल cot का, यानी कि सारे मिलकर क्या बनाएंगे? 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा? 1। यानी कि अगर इस टाइप की आपको सीरीज दे रखी है 1 से लेकर 89 तक, तो उसका आंसर आपका आएगा 1। और अगर आपको स्टार्टिंग में 0 दे रखा है tan 0 डिग्री, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द यूनिट डिजिट इन 1 2 3 4 रेज टू पावर 102 प्लस 1 2 3 4 रेज टू पावर 103। इसके अंदर हमको यूनिट डिजिट बतानी है भाई, यानी कि 1 2 3 4 के जब हम 102 पावर सोल्व करें और उसका एडिशन करें 1 2 3 4 के ये 103 पावर। अब इसको पूरे रो सोल्व हम करेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे? केवल लास्ट डिजिट को। तो इसके अंदर भी लास्ट डिजिट क्या है? 4। इसके अंदर भी क्या है? 4। और 4 का हमको पता है कि 4 की पावर 1 क्या है? 4। 4 की पावर 2 कितना है? 16। 4 की पावर 3 कितना है? 64। यानी कि हमको यह पता है कि जब 4 की पावर ओड हो, 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट आती है 4, और 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट आती है 6। अब देखो जब 1 2 3 4 आपको नंबर दे रखा है, यानी इसके लास्ट में क्या है? 4। पावर कितनी है? इवन। तो इवन पावर होगा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आ गई? 6। 1 2 3 4 रेस्ट पावर कितना है? 103। यानी कि पावर कैसी है? और पावर हो तो देखो यहां भी 4 आया और यहां भी 4, यानी कि जब 4 रेस्ट पर और पावर होगी तो क्या आएगा? 4। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4। तो 6 + 4 10। 10 में यूनिट डिजिट क्या है? 0। यानी कि जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, तो यूनिट डिजिट आ गई हमारी 0। तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दे रखा आपको 0, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। या आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, अगर 4 की पावर ओड है तो आपका आएगा 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो आपका आएगा 6। ये केवल यूनिट डिजिट की बात हो रही है भाई, कि अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी, और 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सुमित स्कोर्ड 75% on a math test with 60 questions. How many questions did he answer is correctly? यानी कि सुमित ने एक मैथ्स का एग्जाम दिया भाई, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे? 60।
सुमित ने एक मैथ्स का एग्जाम दिया जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 थे, लेकिन उसके जो परसेंटेज जो आए वो आए 75%। तो हमको यह बताना है कि सुमित ने हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर इनकरेक्टली, यानी कि कितने क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 60 माइनस, अब टोटल में से अगर हम सही वाले क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से बचेंगे, गलत वाले। तो 60 माइनस 60 मल्टीप्लाई 75% थे, 75 अपॉन 100, 75 25 3 जा 25 4 जा 4 15 जा, तो आपके सामने आ गया 60 माइनस 45 यानी कि 15। यानी कि जो सुमित जो था उसने मैथ्स का एग्जाम दिया, उसमें 60 क्वेश्चंस थे जिसमें से 45 उसके ठीक थे, तो गलत कितने हो गए 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो 15 क्वेश्चन जो थे उसने गलत कर दिए, जिसके कारण से जो परसेंटेज थी वो 75% हो गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 3:4। दो ट्रेन है भाई, दोनों ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है S1 और S2 से डिनोट कर रहे हैं 3:4, यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 3, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन 4, यानी कि दो ट्रेन है उनकी स्पीड की रेशियो दे रखी है S1:S2 इक्वल टू 3:4। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 300 किलोमीटर इन 3 आवर, यानी कि जो दूसरी ट्रेन जो है, यानी कि ट्रेन सेकंड की बात हो रही है भाई, ट्रेन सेकंड जो है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस को 3 घंटे में पूरा कर देती है। 300 किलोमीटर डिस्टेंस को 3 घंटे में पूरा कर देती है। स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो S2 की जो स्पीड आ गई, यानी कि सेकेंड ट्रेन जो स्पीड आ गई 300 अपॉन 3, यानी कि 100 किलोमीटर पर हावर। तो सेकेंड ट्रेन की जो हमारे पास स्पीड आई वो आ गई 100 किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमको जो बताना है देन व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हमको बताना है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे S2 कितना है 100, S2 यहां कितना है 4, तो 4 में ऐसा क्या करें कि 100 आ जाए, 4 में ऐसा क्या करें कि 100 आ जाए, यानी कि अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया 100। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी क्या करेंगे 25 से, तो 25 3 जा 75, यानी कि S1 हमारा क्या आ गया 75 किलोमीटर पर हावर। तो यही हमको निकालना था, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 75 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन डी आपको दे रखा है 75 किलोमीटर पर हावर। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rohilaconcept@gmail.com। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए पर्स कंटेन्स ₹455। एक पर्स है भाई जिसके अंदर टोटल रुपए कितने हैं 455। एक पर्स के अंदर 455 रुपए हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी कॉइन्स। एक पर्स है जिसके अंदर 455 रुपए हैं और उसके अंदर सिक्के हैं भाई। सिक्के कैसे, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, यानी कि टोटल पैसे तो 455 है, लेकिन जो 455 रुपए उसके पास है वो सिक्कों की क्वांटिटी में है, यानी कि उसके अंदर 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। आगे देखो क्या कहता है, इन द रेशो ऑफ 2:4:5, यानी कि इसके पास जो कॉइन्स दे रखे हैं उनकी रेशो दे रखे हैं 2:4:5, यानी कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 2,
₹2 के 4 और ₹5 के 5, यानी कि उनकी रेशो दे रखी है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इन द पर्स। तो हमको यह बताना कि ₹2 के सिक्के उस पर्स में कितने हैं। अब ये तो केवल रेशो दे रखे हैं 2:4:5, तो यानी कि कोई इक्वल नंबर होगा जो आपस में कट गया, उसको हम x मान लेते हैं। यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 2x 4x 5x, यानी कि ₹1 के कॉइन जो हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है 2x, जो ₹2 के जो कॉइन है उनकी क्वांटिटी कितनी है 4x, और जो ₹5 के जो कॉइन है उनकी क्वांटिटी कितनी है 5x। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी है उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x मल्टीप्लाई 1, यानी कि ₹2 के जितने भी सिक्के हैं, ₹1 के जितने भी सिक्के हैं उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, प्लस 4x मल्टीप्लाई 2, ₹2 के जितने भी सिक्के थे यानी कि 4x टोटल सिक्के थे उनकी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा टोटल अमाउंट, प्लस 5x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 5, तो क्या था ₹5 के सिक्के की क्वांटिटी कितनी है 5x, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टोटल अमाउंट, और ये किसके इक्वल दे रखा भाई 455, यानी कि 455 के। तो आ गया आपके सामने 2x प्लस 8x प्लस 25x विच इज इक्वल टू 455। तो 2 8 10 और 25 35x इक्वल टू 455, x इक्वल टू आ गया 455 अपॉन 35, 5 7 जा 5 9 जा 5 1 जा 7 1 जा 7 13 जा, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई, यानी कि ₹1 के टोटल सिक्के कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 26, ₹2 के टोटल सिक्के कितने हैं 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 52, ₹5 के सिक्के कितने टोटल 5 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 65। लेकिन आपको बताने कौन से हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इन द पर्स। ₹2 के सिक्के कितने हैं हमें क्वांटिटी में 4x थे यानी कि 4 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 52, तो 52 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है किसका 18 33 37, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 33 और 37। अब हमको यह पता है तीनों में तीनों नंबर के अंदर 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। जो ये 3 नंबर हमको दे रखे हैं 18 33 37, देखिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कैसे निकालेंगे 18 33 37, हमको पता है अभी 1 का तो हम करेंगे नहीं क्योंकि 1 तो कॉमन है, 1 के अलावा भी इसके अंदर 3 कॉमन है भाई, 3 6 जा 3 11 जा 37। अब इसके बाद आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा 6 11 और 37 में, यानी कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे भाई 3 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 37, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 7326, यानी कि आपका एलसीएम जो आ गया 18 33 और 37 का वो 7326, क्योंकि इन नंबर्स के अंदर ये जो 3 नंबर आपको दे रखे हैं इसके अंदर 1 और 3 नंबर दे रखे हैं जो इनके अंदर कॉमन है। तो 3 से आपने किया क्योंकि इस एलसीएम निकालते वक्त सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल करते हैं, तो 3 से हमने किया, अब 2 तो कॉमन था नहीं तो 3 से हमने किया, 3 6 जा 3 11 जा 37। अब आगे अलग अलग हैं तो करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 37, तो मल्टीप्लाई किया 7326। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7 men and 3 women complete the work together in 10 days। इसमें आप मान लो let the man equal to x, let the woman equal to y। तो 7 men and 3 women complete the work together in 10 days। 7 men और 3 women एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं भाई। 8 men and 2 women complete the same work in 8 days। 8 men और 2 women, 8 men और 2 women उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय 12 men इन 1 day। यानी कि अगर 12 आदमी जो है काम को करेंगे, उसी काम को एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर अगर 12 आदमी उसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। देखो 7 men और 3 women 10 दिन में करते हैं उस काम को कंप्लीट। 8 men और 2 women 8 दिन में उसी काम को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम क्या आ गया 40, 10 4 जा 8, 5 जा। अब 4 और 5 जो आई हैं, 4 5 आई है उनकी कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी, यानी कि 7 मैन और 3 वुमेन मिलकर उस काम को यानी कि एक दिन के अंदर 4 काम करेंगे। 7 मैन एंड 3 वुमेन एक दिन के अंदर 4 काम करेंगे, जिसके कारण 10 दिन में वो 40 काम पूरा कर देंगे। 40 क्या है हमारा टोटल वर्क। जब 7 आदमी और 3 औरत मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 10 दिन में कितना करेंगे 40। 8 आदमी और 2 औरत एक दिन में 5 काम करेंगे तो 8 दिन में 40 काम करेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद यहां से आपके सामने 2 इक्वेशन आ गई भाई, 7x प्लस 3y इक्वल टू 4, 8x प्लस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सोल्व करेंगे, इसमें एक चीज कोई भी सेम कर लो भाई, जैसे कि यहाँ पे 3y दे रखा है, यहाँ पे 2y दे रखा है, तो इक्वेशन 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय किससे 3 से। जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से। तो देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 14x प्लस 6y इक्वल टू 8। इसको 3 से करेंगे भाई 24x प्लस 6y 15। अब सब्ट्रैक्ट इनको करेंगे तो क्या आ गया 6y कैंसिल, 24 में से 14 गया माइनस 10x माइनस 7 माइनस से माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 7/10। यानी कि जो हमने मैन की जगह x माना था, यानी x की वैल्यू क्या आ गया हमारी 7/10। तो 7/10 हमारा ये आ चुका भाई। इसके बाद हमको निकालना किसका है, आपने एक चीज पढ़ी होगी MDH अपॉन W। M इसके अंदर है मैन, D इसके अंदर है डे, H इसके अंदर है हावर्स और W इसके अंदर है वर्क। तो यहां से हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, यानी कि उसने कितने परसेंटेज कितना काम उसने एक दिन के अंदर किया। तो मैन कितने क्या रखे हैं 12, तो मैन की जगह क्या था x की वैल्यू क्या है 7/10। डी कितना यानी कि दिन कितने क्या रखे अब इसके अंदर 1 इन 1 डे, तो डी की जगह 1। हावर तो दे ही रखे तो हावर को हटा दो ऐसे ही। अपॉन वर्क कितना था टोटल 40, तो क्या आ गया 12 इंटू 7 अपॉन 400 जा 4 3 जा
यानी क्या आ गया 21/100, यानी कि हमारे पास क्या आ गया भाई 21/100। और हमको पता है कि 1/100 क्या होता है, परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि 1/100 क्या होता है भाई परसेंटेज, यानी कि 1% किसके इक्वल है 1/100, यानी कि परसेंटेज जो साइन है वो दिखाता है 1/100 को, तो 1/100 को जो परसेंटेज दिखाता है तो 21/100 को क्या लिखेंगे 21%, तो 21% इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आपके सामने दे रखा है 21%, दैट इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिएगा हमने कुछ नहीं किया, पहले मैन को x माना, वुमेन को y मान लिया, 7x + 3y वही सेम प्रोसीजर, 10 दिन में काम पूरा करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया 40, ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, दो इक्वेशन बनी, दोनों को सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई। यहां पर हमने x की वैल्यू क्यों निकाली भाई, क्योंकि हमको मैन की निकालनी थी, अगर हमको वुमेन की निकालनी होती तो हम क्या निकालते y की वैल्यू, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली 7/10। फिर हमने फॉर्मूला देखा mdh/w, m क्या है मैन, d क्या है डे, h क्या है हावर्स अपॉन w क्या है वर्क, h तो हमको दे नहीं रखा हावर्स, तो मैन क्या था 12 यानी कि 12x, तो 12 इंटू 7/10 x की वैल्यू इंटू डे कितना है 1/40 यानी कि टोटल वर्क, 44 को क्या आ गया 21/100, 1/100 क्या है परसेंटेज, तो 21%। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 9, यानी कि एसडी आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू बतानी है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस, ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है 9 इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस, तो वेरिएंस यहां से आप निकालेंगे, वेरिएंस इक्वल टू क्या आ गया, जब स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो क्या हो गया स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, तो यानी कि वेरिएंस हमारा आ गया 81। तो ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 81, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं भाई आपको जिसकी रेशो दे रखी है 3:4, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट करें हम तो क्या आएगा 1728, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर तो हमको पता भी, जो 3 और 4 जो है इनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि जो सेम चीज जो कट जाती है बाद में हमारी रेशो बच गई, यानी कि 3x मल्टीप्लाई 4x, 3x क्या है हमारा स्मॉलर नंबर, 4x क्या है लार्जर नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई की क्या गया 1728, यानी कितना आ गया 12x² इक्वल टू 1728, x² इक्वल टू 1728 अपॉन 12, 12 1 जा 12 4 जा 12 4 जा, तो x² इक्वल टू क्या आ गया भाई 144, यानी कि x इक्वल टू 12, यानी कि x की हमारी क्या आ गई वैल्यू 12 आ गई। अब x जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, यानी कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 36 और लार्जेस्ट नंबर क्या है 48। हमको बताना क्या था भाई लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया 48, तो इसका ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी में दे रखा है 48, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है 48। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज 1 centimeter longer than the middle side and the middle side is 49 centimeter longer than the shortest side, calculate the length of shortest side. एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी ए बी सी। इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट दी शॉर्टेस्ट साइड, लेट दी शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू एक्स, यानी कि आप बी को बेस जो आपके सामने उसको एक्स मान लो, एक्स मान लिया। अब इसने बोला है इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी मिडल साइड, 1 सेंटीमीटर किससे लॉन्गर है, जो मिडल साइड जो है, एंड द मिडल साइड इज 49 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि P इक्वल टू क्या आ गया भाई, B प्लस 49 और H इक्वल टू क्या आ गया भाई, P प्लस 1, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो परपेंडिकुलर से एक बड़ी है और परपेंडिकुलर जो है वो शॉर्टेस्ट साइड से 49 बड़ा है। इसके अंदर परपेंडिकुलर बेस का नहीं वो किया है, इसे मिडल साइड और लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड का जिक्र किया गया। तो परपेंडिकुलर बेस क्या माना हमने, x, तो क्या आ गया 49 प्लस एक्स, यह क्या आ गया, p की वैल्यू 49 प्लस एक्स पुट करो, 49 प्लस एक्स प्लस 1 क्या आ गया 50 प्लस एक्स। अब h भी आपके सामने आ गया, p भी आपके सामने आ गया और b भी आपके सामने है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, पाइथागोरस हमको पता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h की वैल्यू है 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, p हमारे सामने है 49 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और b हमारे सामने है x। अब इसको जो हम सोल्व करेंगे तो इधर देखिएगा 2500 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 49 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 98x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि जब हमने एक्स स्क्वायर खोला 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो 50 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 49 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 98x, अब प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज। अब एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100x में से 98x गया 2x प्लस 2500 इक्वल टू 49 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। 49 का स्क्वायर क्या होगा भाई, टू 2401 2x प्लस 2500 इक्वल टू 2401 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको आप लेस करेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0। तो ये होने के बाद जब आप इसको इक्वेशन सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 11 प्लस 9 कॉमन x माइनस 11, तो आपके सामने आ गया x प्लस 9 x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 9 और 11, माइनस 9 जो है पॉसिबल नहीं है तो 11 जो है इसका, यानी कि जो हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड जो आ गई वो 11 आ गई। बताना क्या है हमको, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई 11। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि हमको जो शॉर्टेस्ट साइड थी वह x थी, मिडिल साइड जो उससे 49 बड़ी थी और लॉन्गेस्ट साइड उससे
जो मिडल साइड है उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी थी। तो हमने इस तरीके से सोल्व किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे सोल्व किया, उससे इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0। जब इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आ गया x की वैल्यू -9 और 11, -9 पॉसिबल नहीं है तो 11 इसका आंसर आ गया, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड हमारे सामने आ गई 11। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है पीडीएफ का, उसके लास्ट पेज के ऊपर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पे आप अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ अ बॉक्स कंटेन्स 3 वाइट क्वेश्चंस, एक बॉक्स है भाई, ये एक बॉक्स मान लिया, इसके अंदर 3 वाइट क्वेश्चंस यानी कि 3 सफेद तकिए है भाई, 4 रेड क्वेश्चंस, 4 लाल तकिए है भाई, और 5 ब्लू क्वेश्चंस, 5 कैसे हैं, नीले। एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 सफेद तकिए, 4 लाल तकिए और 5 नीले तकिए। What is the probability of selecting a white or blue question? White और ब्लू क्वेश्चन, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, व्हाइट और ब्लू क्वेश्चन की। और जब भी आ जाए, और का मतलब होता है भाई एडिशन, और का मतलब एडिशन, यानी कि व्हाइट और ब्लू की हमको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्या होगी, व्हाइट कितने हैं 3, ब्लू कितने हैं 5, अपॉन टोटल 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3 और 5 8, 7 और 5 12, 4 2 जा 4 3 जा, यानी कि 2/3। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी जो आगे व्हाइट और ब्लू क्वेश्चन की वो कितनी आ गई, 2/3। तो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 2/3, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है 2/3 ऑप्शन ए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉक्स के अंदर 3 तरह के आपको तकिए दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको व्हाइट और ब्लू क्वेश्चन की क्या बतानी थी, प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट और ब्लू की क्या किया, और का मतलब एडिशन 3 और 5, क्योंकि व्हाइट कितने हैं 3, ब्लू कितने हैं 5, अपॉन टोटल 3 + 4 + 5, तो क्या आ गया 8/12। जब आप इसको काटोगे तो क्या आ गया 2/3। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आप सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सिंपली आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूं भाई। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ निकालना है 315 630 945। इसका एचसीएफ निकालना भाई। एचसीएफ का मतलब होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक तो मेथड होता है भाई कि आप तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो तीनों के अंदर कॉमन हो उसका कॉमन निकालो, उसको सोल्व करो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 315 630 945। इसके अंदर हमको वो उस नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तीनों 5 से कॉमन आ रहा भाई, 5 सब में कॉमन है। लेकिन आप देखो 315 1 जा, 315 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 945। यानी कि इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है भाई 315 आ रहा है 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 315।
आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी सोल्व कर सकते हैं भाई। पहले 5, फिर कुछ और कॉमन आए उससे, फिर किसी और से। हमने डायरेक्ट देखा कि 315 जो तीनों के अंदर कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया 315। तो ऑप्शन ए क्या है 315, जो कि करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 2:4:3, so what is the sum of the smallest angle of a triangle and the largest angle of a triangle? हमको पता है भाई कोई एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स की रेशो दे रखी है, यानी कि एंगल क्या हो गए 2x 3x और 4x। हमको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या है भाई, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है 180 डिग्री। अब एंगल क्या दे रखा है 2x प्लस 3x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमारी 20 डिग्री आ गई। अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है 2x, यानी कि 2x हमारा क्या आ गया 2 × 20 दैट इज 40 डिग्री। 3x हमारा क्या आ गया 3 × 20 दैट इज 60 डिग्री। 4x हमारा क्या आ गया 4 × 20 दैट इज 80 डिग्री। अब क्या बोला था फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल एंड द लार्जेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 40 डिग्री, लार्जेस्ट एंगल क्या है 80 डिग्री। तो दोनों का सम कितना हो गया 40 + 80 दैट इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका आंसर आ गया इसका। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं था, इसके अंदर स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल का एडिशन करना था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। रीता इन्वेस्टेड अ सम एट 2.5% rate for 4 years. Sita invested the same amount at the same rate for 6 years. What is the ratio of the simple interest earned by Sita to earned by Rita? यानी कि देखो जो सीता ने और रीता ने भाई दो तरह से पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे, उन्होंने सेम अमाउंट को किया। अब रेशो किसकी निकालनी है हमें सिंपल इंटरेस्ट की, सीता और रीता की। तो सीता की जो सिंपल इंटरेस्ट की रेशो है, सिंपल इंटरेस्ट ले देता हूं। फॉर्मूला क्या है P × R × T/100 अपॉन रीटा। सिंपल इंटरेस्ट की रेशो निकाल रहे हैं भाई, रेट भी सेम है दोनों का, टाइम अलग है भाई, ये T1 और ये T2 अपॉन 100। P से P गया, कार से R गया, क्योंकि दोनों की रेट भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। बच गया टाइम। तो T1 कितना दे रखा है, यानी कि सीता का दे रखा भाई 6, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 अपॉन T2, यानी कि रीता का कितना दे रखा है 4, 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 3/2। यानी कि उनका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशो आ गया, यानी कि सीता अपॉन रीटा का, सीता का सिंपल इंटरेस्ट का रेशो अपॉन रीटा का सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 3:2, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का सेम था, रेट दोनों का सेम था, टाइम अलग अलग था। 100 से 100 कैंसिल हो गया, P से P, R से R, और इसकी जो रेशो आ गई वो आ गई 3:2। ऑप्शन आपको दे रखा है A, तो ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट आंसर है। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a equation of which of the following is not a equation of the which of the following is not a solution of the equation। एक इक्वेशन दे रखी है आपको 3x - 4y = 8। एक इक्वेशन आपके सामने 3x - 4y = 8। तो ये बताना भाई इसमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे आपको A 4 और 1, B 8 4, C 1 4 और D 0 और -2। तो इसके अंदर हम पुट करके देखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए दे रखा आपको 4:1, यानी कि 4 और 1 दे रखा है भाई,
इसमें x की वैल्यू क्या है 4 और y की 1, तो पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 12 माइनस 4 दैट इज 8। यानी कि जो ऑप्शन ए जो है वो क्या है इसका सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें से वो बताना भी कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आप इन सारों को पुट करके देखेंगे, जो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा अभी उसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। फाइंड आपको करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। यह आपको फाइंड करना भाई। आपको बताया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है 0। आप क्या करो स्क्वायर करो दोनों साइड, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यह आपके सामने आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया 1/2। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब यहां से हमको फाइंड आउट करना है साइन रेस्ट टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 6 थीटा। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 इंटू जो ये इक्वेशन आपके सामने इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमने इसको एक फॉर्म में लाने के लिए यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हमने एडिशन कर दिया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का। अब इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को इसमें से, तो ये बच जाएगा आपके सामने। तो सोल्व करेंगे, आपके सामने आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो आ गया 1 माइनस 3/4 यानी कि एलसीएम 4 माइनस 3 यानी कि 1/4। तो आपकी जो साइन रेस्ट हुआ 6 प्लस कोस रेस्ट हुआ 6 थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4, यानी कि ऑप्शन डी आपको दे रखा है 1/4। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 7/5 प्लस 31/21 प्लस 23/52। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन करना भाई। सिंपल एडिशन क्या करेंगे, नीचे वालों को एलसीएम लेके और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इसका ऑप्शन दे रखा है बी आपको ऑप्शन दे रखा है 18,119,5460, यानी कि जो बी ऑप्शन जो इसका दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका सॉल्यूशन है। इसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26। अंडर एन स्कीम अ बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 30% पर एनम कंपाउंड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है भाई। सूरज डिपॉजिट ₹10,000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया ₹10,000, क्योंकि सूरज जो था उसने कितने डिपॉजिट किए 10,000। अंडर दिस न्यू स्कीम एट द एंड ऑफ द टेन्योर रिसीव्स 28,561, उसको मिले कितने भाई 28,561 रुपए। कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 +
r/100 की पावर t। 28561 p कितना है 10,000। 1 प्लस रेट कितना है 30% अपॉन 100। टी हमको निकालना भाई। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द सेम? टी हमको निकालना भाई, टाइम पीरियड निकालना है। तो क्या आ गया 28561 अपॉन 234 130 अपॉन 100 टी। 10 से 10 ये हमारा आ गया भाई 13 अपॉन 10 की पावर 4। जब 13 के आप 4 वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 28561 इक्वल टू 13 अपॉन 10। जब दोनों के बेस सेम है तो यानी कि पावर क्या होंगी इक्वल, यानी कि टाइम पीरियड क्या आ गया 4 इयर्स। टाइम पीरियड क्या आ गया 4 इयर्स। तो ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन सी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी 4 इयर्स। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। If the two supplementary angles are in the ratio of 4:5, find the ratio of the square of the first angle or the square of the second angle। दो सप्लीमेंट्री एंगल है भाई, एंगल 1:2 एंगल 2 क्या दे रखा है 4:5। और सप्लीमेंट्री एंगल का हमको सम पता है कितना होता है 4x + 5x कितना होगा 180। तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। तो x इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। इसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल का स्क्वायर और सेकंड एंगल का स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर अपॉन 5x का स्क्वायर। तो इसका जब आप सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 20 5 इंटू 20 दोनों का स्क्वायर। तो आप आ गया 16 अपॉन 25। तो ये भी हमको करने की जरूरत नहीं थी, जो हमको एंगल्स की रेशो दे रखी है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब भी हमारा क्या आएगा इसका डायरेक्ट स्क्वायर करो 16 अपॉन 25 यानी कि 16:25। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28। A fruit seller sells mangoes at the rate of ₹9 per kg and thereby losses 10%। यानी कि एक फ्रूट सेलर ने मैंगोज को सेल किया भाई 9 रुपए पर केजी के रेट से, तो उसको लॉस हुआ 10% का। तो 10% का जब लॉस हुआ तो 100 - 10 अपॉन 100। तो क्या आ गया भाई ये 90 अपॉन 100 कितना आ गया 9 अपॉन 10। ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन दे रखे आपको ₹10, ₹10.5, 9.5 और 11.11। निकालना क्या है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5%। उसको 5% का प्रॉफिट कब होगा भाई, उसने 10 रुपए की चीज 9 की बेची तो उसको 10% का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कब होगा जब 10 रुपए से ज्यादा की बेचेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 10, अगर 10 की खरीदी 10 की बेच दी नो प्रॉफिट। अगर 10 की चीज 9.5 की बेच दी तब भी लॉस। अब ऑप्शन 2 बचते आपके सामने 10.5 और 11.11। लेकिन इसमें बोला क्या है 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 5% का प्रॉफिट कब आएगा भाई, प्रॉफिट परसेंट 10.5 माइनस 10, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर हम 10.5 में बेचे 10 रुपए की चीज को एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी क्या है 10 इंटू 100। तो क्या आ गया 10.5 ये 0.5 इंटू 100 अपॉन 10, 10 से 10 यानी कि 5%। तो 5% का प्रॉफिट तब होगा जब हम उस चीज को 10.5 रुपीज में सेल करेंगे, तब हमको 5% का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। अर्जुन ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू गोवा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर। अर्जुन जो अभी जाता है पुणे से गोवा, और जब गया तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 1000 किलोमीटर। और जब गया था तो जाते हो तो उसकी स्पीड कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर, आते हो तो उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना क्या है व्हाट वाज हिज
एवरेज स्पीड ड्यूरिंग हिज एंटायर जर्नी। अब डिस्टेंस दोनों भी सेम है, यानी कि जाते वक्त भी उतनी ही डिस्टेंस थी, आते वक्त भी उतनी ही डिस्टेंस थी, तो हमको स्पीड की एवरेज निकालनी है। तो स्पीड एवरेज ऑफ स्पीड क्या होता है भाई, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। जिस टाइम पर डिस्टेंस इक्वल हो, हमको स्पीड की एवरेज निकालनी हो, तो 2ab अपॉन a प्लस बी। तो क्या होगा, 2 इंटू a क्या है 4, b क्या है 3 अपॉन 4 प्लस 3, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 7। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने आ गया 3.43 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी आपको दे रखा है 3.43 किलोमीटर पर आवर। आपके पास एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए तो आपके सामने आ जाएगा आंसर 3.43 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी जो दे रखा है 3.43 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दे रखा है। व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5, एक नेचुरल नंबर n है जिसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो द रिमाइंडर इज 4, तो 4 रिमाइंडर बचता है। अब क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर क्या बच गया 4, तो क्या बन गया ये n इक्वल टू 5 इंटू a प्लस 4, तो n इक्वल टू क्या आ गया 5a प्लस 4। लेकिन बताना क्या, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 5। अगर n से डिवाइड करते हैं 5 को तो 4 रिमाइंडर आता है, अगर 2n को डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ 2 से, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2n इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई a इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, तो 2n इक्वल टू 5 इंटू a इंटू 2 प्लस जो 8 जो हमारा आया है 2n इक्वल टू 5 इंटू a इंटू 2, 8 को हम डिवाइड करेंगे 5 प्लस 3 में। अब 2n इक्वल टू 5 दोनों में कॉमन है तो 2a प्लस 1 प्लस 3। अब इसके अंदर जो क्वोशिएंट जो हमारा आ गया वो आ गया 2a प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 3, यानी कि जब हम 2n को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि हमने जो 8 जो था उसको डिवाइड कर लिया 5 और 3 में, 5 कॉमन निकाल तो बच गया 2a प्लस 1 प्लस 3। तो ये तो हो गया हमारा क्वोशिएंट, यानी कि 5 इंटू 2a प्लस 1 हमारा हो गया क्वोशिएंट और 3 हमारा बच गया रिमाइंडर, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा जब 2n को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ गया 3। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जो हमारा हमने जो सेकंड पेपर जो आज सोल्व किया है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो हमने सेकंड पेपर को जो सोल्व किया 28 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 2 का पेपर, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस को डील किया है और सभी के सभी क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमने जो डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ आपको दी है उसके लास्ट पेज के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पे आप अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन समझाएंगे, आपकी क्वेरी को दूर करेंगे। थैंक यू।